जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा जी, ये सवाल था बोरोइंग कॉस्ट वाला, सॉरी ये एग्रीकल्चर वाला, IS 41 वाला। एग्रीबाज एग्रीबिज लिमिटेड कैरिंग आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड 31 दिसंबर 2022। भाई माइक्स अपने ऑफ ही रखे हैं, इधर से मैं भी ऑफ कर देता हूँ सबको। ओके, माइक्स ऑफ रखें एंड 31 दिसंबर 2022। अच्छा, ऑन 15 फरवरी 2021 द फॉलोइंग एसेट्स लिस्टेड बिलो वर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब है बाय किए हैं। अच्छा जी, क्या क्या बाय किया है? एन ओक फॉरेस्ट विद अ प्लांटेशन एज ऑफ 26 years फ्रॉम विच वुड mass विल बी हार्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्सप्लोनेशन नॉर्म। भाई बियरर एसेट, बियरर प्लांट इसलिए ये नहीं है क्योंकि इससे हमने वुड निकालनी है, इसलिए ये बियरर प्लांट नहीं है। क्यों? इसलिए कि फ्रॉम विच वुड मैस विल बी हार्वेस्टेड। ओके, क्लियर। बियर प्लांट इसलिए नहीं है, तो ये बायोलॉजिकल एसेट होगा और ये लकड़ी के लिए हमने खरीदा है। ओके, क्लियर। आगे चलूं तो ये हो गया बायोलॉजिकल एसेट। नेक्स्ट, वीट क्रॉप प्लांटेशन। वीट क्या होती है यार उर्दू में, बताओ जरा। अच्छा हाँ, तो वीट क्रॉप प्लांटेशन आलू की टाइप की फसल होती है। यानी कि आलू की टाइप की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलू को भी कुछ अरसे बाद उतार लिया जाता है, तो ये गंदम है, गंदम को भी कुछ अरसे बाद उतार लिया जाएगा। तो ये थोड़े दिनों के लिए हमने जो है वीट क्रॉप लगाई है, तो ये भी हमारा बायोलॉजिकल एसेट है। अच्छा, जब तक वीट क्रॉप लगी हुई है ना गंदम, तब तक बायोलॉजिकल एसेट है, और एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद एन एस्टेब्लिश टी बुशेस प्लांटेशन। टी बुशेस तो भाई क्लियरली क्लास के अंदर बताया था कि डेट इज अ बियरर प्लांट। ये आपका बियरर प्लांट है और ये पीपी में फॉल करेगा, क्योंकि टी बुशेस एक्ट लाइक जामुन का दरख्त जिसके ऊपर बार बार फल आता रहेगा। क्लियर? ओके। इसके अलावा हमने खाली प्लॉट बाय किया है इन द सेम एरिया, उसी एरिया में, फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यू प्लांटेशन। और पूरे सवाल में इसका कुछ नहीं बताया हुआ था कि इस खाली प्लॉट का फिर हमने क्या किया, तो बस ठीक है, ये हमारे पीपी में एक लैंड है जो पड़ी रहेगी। नेक्स्ट, द यूनिट प्राइसेस इंक्लूड द प्राइस ऑफ लैंड। ये जो यूनिट प्राइसेस कहते हैं आपको नजर आ रही है ना, ये वाली यूनिट प्राइसेस, इनमें कॉस्ट ऑफ लैंड पड़ी है, क्योंकि ये तो खुद लैंड थी ना, तो इसमें क्या कॉस्ट ऑफ लैंड पड़ी होनी है। यूनिट प्राइसेस इंक्लूड द प्राइस ऑफ लैंड टू विच द बायोलॉजिकल एसेट्स आर फिजिकली कनेक्टेड, जिससे बायोलॉजिकल एसेट फिजिकली कनेक्ट है। अच्छा, इस बात को जरा इग्नोर करें, कॉस्ट टू सेल कितनी है। मुझे बताएं कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है ये सारे खरीदे हैं, तो नंबर 1 ये खरीद है, नंबर 2 ये खरीद है, नंबर 3 ये खरीदा, नंबर 4 ये खरीदा है। लेकिन जो पहले 3 आइटम्स हमने बाय किए हैं, ओक फॉरेस्ट, वीट क्रॉप और टी बुशेस, इसकी लैंड की प्राइस तो दी नहीं हुई। तो अब सवाल ये कह रहा है कि लैंड की प्राइसेस इसमें शामिल हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो क्या करें यार, लैंड की प्राइसेस इसमें शामिल हैं, अब क्या करें? हमें कैसे पता चलेगा इसकी लैंड कितनी है, ओक फॉरेस्ट की, वीट क्रॉप की, टी बुशेस की? यार बोलो यार, जल्दी बोलो भाई, बोल दो। सिर्फ साइम नहीं बोलने पूरी मीटिंग में। हाँ जी मोहतरम, असल में बात यह है कि ये सेम एरिया के अंदर आपने जो है वो एक और लैंड ली है। तो जब सेम एरिया के अंदर आपने लैंड ली है, तो इट मींस के इन तीनों की लैंड की प्राइस भी 6,50,000 पर हेक्टर है। पर हेक्टर जैसे होता नहीं, पर कनाल या पर मरला, लाहौर में, पाकिस्तान में टर्म यूज होती है, ऐसे पर हेक्टर इसने लिखा हुआ है। अब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हमें इन सब में से लैंड की प्राइस माइनस करनी पड़नी थी। अब अगर मैं लैंड की प्राइस माइनस करूं तो व्हाट आई विल गेट, इसमें से माइनस कर दूंगा 650,000, इसमें से माइनस कर दूंगा 650,000, इसमें से माइनस कर दूंगा 650,000।
ये जो प्राइसेस मेरी आएंगी डेट विल बी, अगर ये 3 जीरो एंड से उड़ा दूं, तो ये जो प्राइसेस मेरी आएंगी डेट विल बी माय प्राइस ऑफ दिस एसेट। तो 2000 माइनस 650, यार मैं कैलकुलेटर ना पकड़ लूं, मेरा कैलकुलेटर गायब हुआ है, नीचे गिर गया यार। 2000 माइनस 650 1350, 1500 माइनस 650 एक एक क्या हुजैल, कोई और बताए। 850 और यार आगे चलो ना यार, 850 ही अब सारे भेजी जा रहे हैं। 1250 में 650 600। ये पॉइंट कितने लोगों ने पकड़ लिया था, जरा बता दें यस करके। ये बात कितने लोगों को पता चल गई थी कि ये इनकी प्राइस है। तो ये लैंड की प्राइस हो जाएगी और ये इस एसेट की प्राइस हो जाएगी। क्लियर? अब अगली डिस्कशन ये है कि इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होनी है। इनिशियल रिकॉग्निशन मेरे भाई, जो जो बायोलॉजिकल एसेट हैं इनकी इनिशियल रिकॉग्निशन होनी है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। इनकी रिकॉग्निशन होनी है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। इनकी रिकॉग्निशन होनी है कॉस्ट पे। भाई याद रखिएगा, पीपी की इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होती है। FR1 भी आप लोगों को पता होगा, FR1 में भी ये पढ़ाया जाता था। तो पीपी की इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होनी है। मजा आ रहा है? अब एंजॉय कर रहे हैं? समझ आ रहे सवाल? ओ यार कुछ बोल नहीं रहे, चलो मैं अपना करूं जी। अब जरा समझ आ रही हैं चीजें? अब बताएं जरा, आसान थी चीजें? आसान थी तो AS लिख दें। आसान थी नहीं? नो यार, हद हो गई, इसमें क्या मुश्किल था? अच्छा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो पढ़ाया ना हो? ऐसा था या नहीं था? हाँ सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए यार, अब क्या, देखो CA कर रहे हो यार। चलो आगे। अच्छा अब करना क्या था? अब यार इन चक्रों में अब ना पड़े, अब सिर्फ इनकी परचेज की सबकी एंट्रियां करवा दें मुझे, चारों की परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री देख लेते हैं जी। ये देखें जी, 2000 माइनस 650 1350। 1350 पहले दो बायोलॉजिकल एसेट हैं, तो 1350 ये आ गया। अच्छा 50 हेक्टर एरिया इसका, असल में ये प्राइस दी हुई थी पर हेक्टर, तो ये 50 हेक्टर इसका एरिया है। तो इसलिए जैसे पाकिस्तान में नहीं होता मरले या कनाल, तो अब ये जो 1350 आया था, 1350 में से आपने माइनस, ये जो 1350 आया है वो ये है। 1350 इसकी प्राइस आ गई, इसको मैं काट के 1350 भी लिख सकता हूँ। 1350 इसकी प्राइस है, फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 50 हेक्टर से, तो ये प्राइस आ गई सारे 50 हेक्टर की। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 90% से, क्योंकि कॉस्ट टू सेल 10% थी। कॉस्ट टू सेल आपको इसी इंफॉर्मेशन के अंदर दी हुई थी, ये देखें कॉस्ट टू सेल 10% दी हुई थी। तो इनिशियल मेजरमेंट हो गई फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। इसकी लैंड भी तो है 6.5 लाख की, जिसको माइनस किया है यहां से और डालेंगे यहाँ पे, ये भी 50 हेक्टर है। तो ये लैंड की प्राइस आ गई। लैंड की सारे सबकी लैंड्स की इकट्ठी एंट्री भी हो सकती थी। किसी की चेकिंग में टीए कुछ और आपको कुछ कहना चाह रहे हो, टीए अगर ना समझ पाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं फिर आपके सोल्यूशन पे नजर मार लूंगा। और भाईजान ये कैश क्रेडिट हो जाना था, कैश क्रेडिट कैसे हुआ? 2 मिलियन, 2 मिलियन इंटू 50 मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया कि आपको पता है कि असल में तो लैंड एंड बायोलॉजिकल एसेट दोनों इकट्ठा 2 मिलियन का हमने खरीदा है, तो इसको बस 2 मिलियन इंटू 50। यहाँ पे मैंने कहा था आउटफ्लो डाला करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस आ गया, डन। सेम मेथोडोलॉजी के ऊपर वीट प्लांटेशन रिकॉर्ड हो जानी थी, इसलिए मैं भी इस पे कोई ज्यादा बहस नहीं करा, सेम मेथोडोलॉजी पे। बाकी बियरर प्लांट में कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करनी थी, इसलिए कि बियरर प्लांट के अंदर जो है वो ये मेरा पीपीई है। यहां पर पीपीई सॉल्यूशन में मुझे लिख देना चाहिए था, ये मेरा पीपीई है। तो पीपीई के ऊपर आप याद रखिएगा कि कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं होती, क्योंकि ये तो IAS 16 लगता है, ये तो FR1 वाली जनरल एंट्री थी। ओके। और भाईजान जो लैंड खरीदी उसकी जनरल एंट्री थी, सो दैट वाज वेरी इजी। ओके इजी। चलें आगे। इन जुलाई 2021, ओके इजी का जवाब नहीं दिया किसी ने, यार हद होती है। इन जुलाई 2021 हमारे पहले साल में ही, इन जुलाई 2021 एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से द व्हीट क्रॉप रीचेज द मेच्योरिटी, व्हीट क्रॉप मेच्योरिटी पर रीच कर गई है गंदम, एंड इज हार्वेस्टेड। द एवरेज क्वांटिटी ऑब्टेन्ड पर हेक्टर इज 6500 kg।
तो 1 हेक्टर से 6500 केजी मिला है। हमारे हेक्टर कितने हैं वीट क्रॉप के केस में? 10। तो हर हेक्टर से 6500 केजी मिला है। जब हर हेक्टर से 6500 केजी मिला है तो 10 को जब 6500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या निकलेगा? 10 को जब 6500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या निकलेगा? 65,000। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। 10 को 6500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकलेगा? हाँ, किसी ने नहीं बताया, मैंने ही बताया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं निकलेगी ये नहीं। हाँ, हाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कह सकते हो आप। ये निकलेगी कि 1 हेक्टर ने अगर 6500 केजी दिया है तो 10 हेक्टर ने कितनी फसल प्रोड्यूस की, तो ये 65,000 केजी फसल प्रोड्यूस निकल आएगी। ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था, वो बकर सिद्दीक ने जो बताया। अच्छा, ये तो 65,000 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दिस इज स्टिल क्वांटिटी बिकॉज यू आर प्लेइंग विद क्वांटिटी स्टिल। अब ये 65,000 केजी को मैयर किस पे करना है? तो मेरे भाई 65,000 केजी को आपने मैयर करना है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, बिकॉज इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस and the measurement of agricultural produce is made at fair value 75 per kg and cost to seller 5%. After that nothing was sown on land. इसके बाद उस लैंड के ऊपर आपने कुछ भी ग्रो नहीं किया। इसका मतलब है जितनी फसल थी वो कास्ट कर ली। अब आप मुझे बता दें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्या एंट्री होगी? 6500 ज़रब 10 ज़रब 75 माइनस 5% या इंटू 95%। देन 6500 ज़रब 10, ये 65,000 केजी आ गया। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 75 से और फिर मल्टीप्लाई कर देना 95% से। इसकी एंट्री पहली होगी वीट डेबिट P&L क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होगी वीट इन्वेंट्री डेबिट और वीट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। डन, तो डी लिख दें। ओके, अगली चीज मोहतरम ये है कि ये ना कॉन्सेप्ट क्लास में कोई डिस्कस नहीं हुआ था, असल में आईकैप ने भी नहीं किताब में किया हुआ डिस्कस। अब अगर आप ये एंट्रीज करके छोड़ देंगे ना तो ये वाला जो बायोलॉजिकल एसेट है ना, ये वाला जो बायोलॉजिकल एसेट है जो आपने वीट प्लांटेशन बाय की थी, ये किताबों में पड़ा रहेगा। तो इसको किताबों में पड़ा रहना चाहिए या इसे किताबों से हमें निकाल देना चाहिए? ये एंट्री कभी डिस्कस नहीं हुई थी। असल में 2 4 6 महीने की फसल को प्रोड्यूस होना और काटना उसका हमने क्लास में कभी डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए ये एक नई एंट्री यहाँ आ गई थी। तो अब बताएं इसको क्या करें यार? बायोलॉजिकल एसेट को किताबों से खत्म कर दें। बायोलॉजिकल एसेट को किताबों से खत्म कर दें। उसका तरीका ये होगा कि बायोलॉजिकल एसेट को क्रेडिट करें। ये वाला बायोलॉजिक, ये आप एंट्री आपके लिए बिल्कुल नई थी। बायोलॉजिकल एसेट को क्रेडिट करें, किताबों में पड़ा हुआ है बायोलॉजिकल एसेट, अब उसे क्या कर सकते हैं? खत्म ही कर सकते हैं ना। तो बायोलॉजिकल एसेट को क्रेडिट करें और P&L को डेबिट कर दें। असल में जब ये P&L में डेबिट होगा इसका मतलब है बायोलॉजिकल एसेट किताबों से निकल जाएगा, बस खत्म। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो ये फसल हमें शायद नुकसान दे के जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी 7,650 पे रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन जब उगी तो उग के इसकी प्राइस इतनी कम लगी कि अब 4,631 के ऊपर ये सिर्फ पड़ी हुई है। वो चलें, अलग बहस थी। तो ये एक छोटी सी इन्वेंट्री में नहीं जाएगा। इन्वेंट्री में साइम कैसे जाएगा? यानी इन्वेंट्री में तो हम ले गए ना, इन्वेंट्री डेबिट तो इधर से कर दी। असल में इन्वेंट्री तो अब साइम वही है ना जो फसल उग गई। हमारी उम्मीद थी कि 7,650 दे के जाएगा, लेकिन वो 7,650 को किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि अब वो एसेट रहा नहीं। तो एसेट रहा नहीं तो इस एसेट को आप एक्सपेंस में डाल दें और अलग से इन एंट्रीज को कर लें। वरना ये एंट्री एक नेट भी की जा सकती थी साइम यहाँ, कि वीट आप डेबिट करते और ऊपर से बायोलॉजिकल एसेट लाके क्रेडिट करते। वो जो बायोलॉजिकल एसेट ऑलरेडी किताबों में पड़ा हुआ है, फिर बैलेंसिंग P&L निकालते, तो उसमें भी यही इफेक्ट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाना था। साइम आप समझ आई बात? इस तरह भी एंट्री कर सकते थे, वीट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और बायोलॉजिकल एसेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है किताबों में, वो क्रेडिट और बैलेंसिंग गेन लॉस। लेकिन इन चक्रों में पड़े बगैर हम एंट्रीज, मैंने अपनी ना वही पुरानी वाली रखी हैं, ये वाली, और वो जो पहले बायोलॉजिकल एसेट पड़ा हुआ था वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो डेट वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट एंट्री, लीव इट, नो प्रॉब्लम। बस ये हमारी 2 क्लास वाली एंट्रीज हो गई, डेट वाज ओके। आगे चलें जी। अच्छा, अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, ये जो वीट है ना, इसकी जो लैंड है, एक मिनट, वीट की जो लैंड है अब ये खाली पड़ी रहेगी 31 दिसंबर 21 को भी, क्योंकि जुलाई में हार्वेस्टिंग होगी ना, और 31 दिसंबर 22 को भी।
इसकी लैंड खाली पड़ी रहेगी, इस पे कुछ भी नहीं होगा। द टेबल बिलो लिस्ट द फेयर वैल्यूज ऑफ ओक फॉरेस्ट। ओक फॉरेस्ट, ठीक है यार, ओक फॉरेस्ट तो कुछ भी नहीं है, बस हम दरख्त बड़े होते जाएंगे और 26 साल बाद हमने दरख्तों को with a plantation age of 26 years from which wood will mass will be harvested according to forest in about 4 years time। तो 4-4 साल बाद हमने इन दरख्तों को उतारते रहना है। इस प्लांटेशन की एज 26 साल होती है, तो फॉरेस्ट एक्सप्लोटेशन नॉर्म्स है कि इन अबाउट 4 years टाइम, 4 साल बाद हम वुड को उतारते रहेंगे और फिर दोबारा नए दरख्त उगाएंगे। तो भी 4 साल तो पूरे पूरे कोई हुए नहीं। तो टेबल बिलो इज ऑक फॉरेस्ट। ऑक फॉरेस्ट महंगा हो गया होगा, और जो वीट क्रॉप प्लांटेशन है, वीट क्रॉप प्लांटेशन तो ऐसे ही लिखा हुआ है, टेबल बिलो इज द फेयर वैल्यू ऑफ ओक फॉरेस्ट एंड वीट क्रॉप, क्योंकि वीट क्रॉप तो सारी हमने डिटैच कर ली है, उसके तो टेंशन ही नहीं। अच्छा, अब एसेट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। एसेट है हमारे पास वो वाला ओक फॉरेस्ट, ये वाला, इसका जिक्र किया है। वीट क्रॉप तो नहीं पड़ा होगा, इसकी लैंड ही पड़ी होगी। और हमारे पास एसेट है टी बुशेस, लेकिन इसने जिक्र इधर सिर्फ किसका किया है, इसने ओक फॉरेस्ट का जिक्र किया है, वीट क्रॉप प्लांटेशन का जिक्र किया है और एग्रीकल्चरल लैंड का जिक्र किया है। अब ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये पर हेक्टर है, यानी वो जो लैंड हमारे पास 6.5 लाख की खरीदी थी ना, वो 6.5 लाख वाली लैंड अब 7.5 लाख की हो गई है 31 दिसंबर 2021 को, और अगले साल फिर बेचारी की वैल्यू कम हो गई, ये 7 लाख की हो गई। तो ये कोई इस तरह की चीज थी कि लैंड जब बाय की थी तो 650 की थी, पहले साल के एंड पे 750 की हो गई, 100 का गेन आया पर हेक्टर, और अगले साल के एंड पे 700 की हो गई, ये 50 का लॉस आ गया। ओके, नेक्स्ट जी। अब सवाल ये है कि ये जो प्राइसेस आपको दी हुई है ये भी इंक्लूडिंग लैंड है। अब इसमें लैंड की प्राइस और वीट क्रॉप की प्राइस अलग से इसलिए नहीं दी हुई कि 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022 को हमारे पास वीट थी ही नहीं। तो जब वीट थी ही नहीं तो फिर इन प्राइसेस की कोई तुक नहीं थी। तो ये खाली लैंड की प्राइस है, खाली लैंड। ये दोनों प्राइसेस खाली लैंड की हैं, इसके अंदर कोई वीट नहीं शामिल और कोई चीज नहीं शामिल। लेकिन ये जो ओक फॉरेस्ट है, ये जो ट्रीज उगाने के लिए हैं, याद रखिए जो ट्रीज उगाने के लिए हैं वो बियर प्लांट नहीं होते, जो ट्रीज उगाने के लिए हैं और उगा के काटने के लिए हैं, उगा के काटने के लिए जो हैं वो बियर प्लांट नहीं होते, क्योंकि उनको हमने फाइनली काट देना है। इसमें अब लैंड पड़ी हुई थी, इन दोनों में लैंड पड़ी हुई थी, तो इन दोनों के अंदर से लैंड माइनस करनी थी। लैंड की प्राइसेस अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल थी, यहां से माइनस करनी थी 750 और यहां से माइनस करनी थी 700। अच्छा, ओक फॉरेस्ट क्या है? हाँ जी, ओक फॉरेस्ट इज अ बायोलॉजिकल एसेट। अब ये ईयर एंड के ऊपर लैंड फिर पीपी में शिफ्ट हो जाएगी, टी बुशेस वाली। भाईजान खुदा का खौफ करे मोहम्मद साइम, टी बुशेस वाली लैंड पीपीई में तो पहले से ही डाली हुई है। टी बुशेस वाली लैंड तो हमने पहले ही पीपीई में डाली हुई है, ये एंट्री देख लो, टी बुशेस वाली लैंड ये तो पहले ही पीपीई में डाली हुई है। ओके, आगे चलें। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि ओक फॉरेस्ट क्या है? ओक फॉरेस्ट मोहतरम कोई ऐसी चीज है कि जब हमने बाय किया था, बाय करने की तारीख मैं आपको बताता हूँ। जब हमने बाय किया था 15 फरवरी 2021 को, फिर ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2021, फिर अगला ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2022। तो ओक फॉरेस्ट जब हमने बाय किए थे तो वो दरख्त इतने के होंगे, फिर 31 दिसंबर 2021 को वो दरख्त इतने के हो गए होंगे, फिर 31 दिसंबर 2022 को वो दरख्त इतने के हो गए होंगे, और 4 साल बाद हमने उनको जो है वो काट लेना है। तो बस ये पड़े 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 बड़े हो रहे हैं, तो पड़े पड़े बड़े हो रहे हैं, तो इनके ऊपर गेन रिकॉर्ड करना था IS 41 के तहत, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एसेट है, ये लिविंग प्लांट है, और ये पर्पज है इसका फॉर सेल। एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये है कि इसको हम उगा रहे हैं ताकि हम इसको सेल करें, इसकी लकड़ी को सेल करें। तो अब क्या करेंगे? अब सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे जो क्लास में करते थे। क्या ओक फॉरेस्ट बायोलॉजिकल एसेट है जिस तरह को होती थी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ओपनिंग 0 है। इस साल हमने परचेज किया 60750 का, ये फिगर मैंने यहीं से उठा ली थी 60750, जो मेहनत करके निकाली हुई थी, ये मैंने यहां से उठा ली 60750। ईयर एंड के ऊपर ओक फॉरेस्ट कितने का हो गया? जैसे गाय महंगी होती थी यार, 2150 माइनस 750, क्योंकि इसमें लैंड शामिल है, लैंड तो 750 की होगी है ना, तो 2150 माइनस 750 जरब 50 सेक्टर जरब 90%, ताकि ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो जाए। ये 63,000 आ गई, ये गेन आ गया 2250 का। ये 2250 के गेन की एंट्री हो गई
वो जो ये दरख्त मैं आपको दिखा रहा था जो महंगे बड़े हो रहे हैं, ये वाला जो दरख्त इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा, इसकी एंट्री हो गई महंगे होने की। ओक फॉरेस्ट डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। अगले साल भी इसी तरह की एक एंट्री करवा देता हूं आपको, अगले साल भी। अब ये हमारे साल का क्लोजिंग है, जो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। अगले साल जब ये ओपनिंग बनेगा, ओहो इधर रुपीज में लिखा हुआ है, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड में लिखा हुआ है, ये इसको सही कर लीजिएगा, चलें वो समझ आ गया। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल देखते हैं कितने का हो गया यार। अगले साल 3150 का हो गया, बिल्कुल गाय की तरह, भैंस की तरह इसको ट्रीट करें। 3150 का अगले साल हो गया। तो जब 3150 का हो गया तो इसमें से लैंड माइनस कर दें, ये हेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, और 90% का फैक्टर कॉस्ट टू सेल माइनस करने के जैसे हमने लगाना है। तो ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आ गई और ये गेन लॉस रिकॉर्ड हो गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट ओक फॉरेस्ट, इसकी हमारी कहानी खत्म हुई। तो इस टेस्ट में हमने ऐसे एसेट की बात भी कर ली जो एसेट आपका दरख्त है, डेट इज फॉर पर्पज ऑफ ग्रोइंग लकड़ी। ओके नेक्स्ट भाईजान, वीट क्रॉप प्लांटेशन और एग्रीकल्चरल लैंड, इन सबको फारग करें। ये सारी लैंडें उन्होंने जितनी हैं वो सारी की सारी इस वक्त महंगी हो गई हैं। तो इस वक्त पहले जरा सारी लैंड्स को फारिग कर दें। वैसे मैं आपस की बात आपको बताऊं, जो टोटल लैंड हमारे पास पड़ी है ना, वो 60, 70, 75, 85 एकड़ हमारे पास लैंड है। इस 85 एकड़ लैंड की आप इकट्ठी एंट्री भी मार सकते थे। 50, 60, 70, 75 ये इकट्ठी एंट्री भी मार सकते थे। लैंड डेबिट, रिवोल्यूशन सरप्लस इन OCI। ये मैंने रिवोल्यूशन वाली वर्किंग नहीं की, इसलिए वर्किंग नहीं की कि ये जरा आसान कॉन्सेप्ट था। ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर लिया। वर्सेस वाली कैलकुलेशन कैसे किया जरा देखें। 15 फरवरी को, अभी नजर आ रहा, 15 फरवरी को 15 फरवरी को लैंड थी 650 की, और 31 दिसंबर 21 को होगी 750 की। तो 100 का गेन आ गया। तो हर लैंड के ऊपर 100 का गेन आ गया है। तो ये 1 लाख को जरा उनके एकड़ से मल्टीप्लाई कर दिया। सारी लैंड्स की इकट्ठी एंट्री भी आप कर सकते थे। लैंड डेबिट, रिवोल्यूशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट, ये जी पहले साल की एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट आगे चलें। अच्छा, सवाल के नंबर ना मैं एग्री करता हूँ थोड़े कम थे एज कम्पेयर टू द डाटा गिवन इन क्वेश्चन। और ऐसे सवाल असल में आईके अपने कभी टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमने सारे पढ़े हुए थे, बस जरा अप्लाई हो गया, अच्छा हो गया, और आपका चाका खुल गया। अच्छा आप मुझे बताएं, खैंचतान के नंबर पास होने की कोशिश कर सकते थे? हाँ हाँ साइम, कोई मसला नहीं। चलें आगे। अच्छा भाईजान, टाइम बहुत लग गया था, सही कह रहे हो वो बकर सिद्दीक, थोड़ा सा सवाल जरा टफ, मैंने भी पहली दफा ही बनाया था, बना के जरा देखा था। अब आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। फाइट की है, अब पता नहीं सवाल जीता या हम। ओके, इसे ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है या है। यार कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ाए हुए हैं, क्लियर करें। देखो, जिंदगी में चैलेंजेस को फेस करो ना। अब वो एक चीज आ गई है, क्लास में पढ़ाती, टेस्ट में भी आ गई है, अब डिस्कस भी हो रही है, तो इसमें जो कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करो। नहीं, पास पेपर में से कहाँ से था, पास पेपर के सवाल तो किताब में दिए हुए हैं, पास पेपर में नहीं था। मैंने खुद कह के ये सवाल पहली दफा मैंने बनाया था और पहली दफा ये टेस्ट हुआ था। तो ये पहले नहीं टेस्ट, पिछली दफा भी टेस्टों में बल्कि मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा ठीक है, लेंथी था, असल में मजबूरी ये थी कि ये सवाल असल में अब बन गया था। पेपर में तो वैसे ही 8 नंबर का आता है, उससे ज्यादा का नहीं आता। तो पेपर में ये 3-4 एसेट इकट्ठे करके तो शायद कम ही आए, इतना ज्यादा डेटा, लेकिन 1-2 एसेट तो इकट्ठे करके कोई दे ही सकता है ना, क्योंकि 8 नंबर से बाहर तो उसने नहीं जाना इसमें। अच्छा, ऑल एग्रीकल्चरल लैंड आर रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू, सारी एग्रीकल्चर लैंड फेयर वैल्यू में। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम फिर एज्यूम कर सकते थे कि लैंड कॉस्ट मॉडल पे। वैसे तो सवाल को फिर सवाल बताया करेगा कि लैंड कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पे है। अच्छा जी, बियर प्लांट्स, बियर प्लांट्स की बात करते हैं जी। टी बुशेस, टी बुशेस आर प्लांटेशन डेट विल बी रेडी फॉर हार्वेस्ट इन मार्च 2022। टी बुशेस मार्च 2022 में इस काबिल हो जाएंगी कि ये देने लग जाएं फल। अच्छा यार, जो बियर प्लांट होते हैं ना, जैसे टी बुशेस है, बियर प्लांट जैसे जामुन का दरख्त है, तो जामुन का दरख्त, ये लैंड है, ये आपने जामुन का दरख्त का बीज बोया, अगले साल जामुन उगाएंगे? बोल ही नहीं रहा, मैं थोड़ी देर सोलूं फिर आप बताएं। नो,
अगले साल जामन, अबू बकर सिद्दीक, यार हो सकता है मेरा नॉलेज इसमें लिटिल हो, वैसे मेरा नहीं ख्याल जामन का दरख्त जितना बड़ा है, मैंने देखा है तो बहुत बड़ा होता है जामन का दरख्त, मेरा नहीं ख्याल एक साल में वहां तक पहुंच जाता होगा। तो 3 साल लगते हैं। हरवेज स्पेक्टर इज हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस आई थिंक एंड ही इज वेल कॉन्फिडेंट इन दिस रिगार्ड। हो सकता है, छोटा सा प्लांट होता है साइम, नहीं यार, तो जामन का दरख्त छोटा सा कहाँ होता है। अच्छा, तो ट्री ग्रो करेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल को लग जाते हैं। इस तरह मैंगो ट्री को भी कुछ साल दो शायद लग जाते होंगे लगाने के बाद, फिर मैंगोज आना शुरू होते होंगे। तो ये जो ट्रीज होते हैं ना, बियर प्लांट्स, 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, कोई नेट से देख के भी बता सकते हैं अगर किसी ने बता रहे हैं। तो ये ट्रीज को टाइम लग जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते देते। तो उसने कहा टी बुशेस जो हमने खरीदी हैं वो इंशाल्लाह अगले साल तक इस काबिल हो जाएंगी, मेच्योर हो जाएंगी और प्लांट देने लग जाएंगी। प्लांट क्या देंगी? टी बुशेस पत्ते देंगी, जिससे आप जो है वो पत्ती बनाएंगे, पत्ते से पत्ती बनाएंगे और पत्ती से चाय। अच्छा, ओहो, बियर प्लांट्स, टी बुशेस मेजर्ड एट कॉस्ट। ठीक है, टी बुशेस आर मेजर्ड एट कॉस्ट, तो ये IS 16 इन पे लगना था, इनको कहता है कॉस्ट में मेजर करना है। एंड हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 14 लाख। और भाईजन पहले बुक वैल्यू तक काट लाइन दे, फिर रिकवरेबल अमाउंट भी दे दी। 2021 के एंड पे भी रिकवर। यार ये पंगे लेने शुरू कर दिए आप लोगों ने, अगर पंगे पंगे लेने हैं ना तो प्लीज ये ना करो यार, ऐसी इधर उधर जाके फिर मैं सेटिंग्स अभी सेट करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा, तो जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा ना, फिर आप मेरी स्क्रीन पे आके पंगे ले लेना। तो ये जी 2021 और 2022 के एंड के ऊपर जो है वो इसकी रिकवरेबल अमाउंट है। भाईजान इसकी बीवी तो निकला है, फिर रिकवरेबल अमाउंट आएगी। इन मार्च 2022 द एंटिटी हार्वेस्ट टी लीव्स, एंटिटी ने डिटैच कर लिए हैं टी लीव, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था मार्च से फसल आनी शुरू हो जाएगी। तो एंटिटी हार्वेस्ट टी लीव्स एट 6000 केजी पर हेक्टर। तो 6000 केजी पर हेक्टर, 6000 केजी को अगेन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 6000 ज़रब 15 क्वांटिटी आ जाएगी कितनी आपकी प्रोड्यूस आई है। इसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, ताकि आपकी निकल आए फेयर वैल्यू। और इन द एंड आप इसको मल्टीप्लाई, 1 मिनट यार देना, किधर गई है किताब थी मेरी, ये है। अच्छा, इन द एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, तो ये इसकी फेयर वैल्यू निकल आएगी, और फिर 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आवाज ठीक आ रही है सर? पहले थोड़ी डाउन थी। अच्छा ठीक है यार, पहले बोलना था। तो 6000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 90 से और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये वाला 15, तो इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। ये फेयर वैल्यू आ जाएगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। इसको आप 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट टू सेल भी आ जाएगी। तो 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आ जाएगी। तो ये पकड़ लें जरा, फिगर्स याद रखें। 6000 जरा 15, 6000 केजी है, 15 एकड़ है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 90% से, ये जी इसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आ जाएगी। पहली आसान एंट्री हो जाएगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट P&L क्रेडिट। यार ये वाले नंबर तो ले लेने थे, और ये वाले नंबर किस किसने लिए हैं? अच्छा मुझे बताएं कितने लोगों ने इजी मार्क्स भी लूज किए हैं? लूज किए तो LOO लिख दें, लूज किए हैं, LOOSE लिख दें, लूज किए हैं। इजी मार्क्स भी लूज किए हैं, ओहो। ये इजी मार्क्स से क्वांटिटीज को पकड़ के मल्टीप्लाई करना था, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एंट्री, और अगली एंट्री याद ही नहीं रहा क्या क्या किया था। ओके गाय, टेस्ट आएगा तो आप फिर कंपेयर कर लेना सोल्यूशन से। टेस्ट का सोल्यूशन और अपना पेपर कितने लोग बैठ के एक एक फिगर कंपेयर करते हैं? टेस्ट का सोल्यूशन, यार ये मेमोरी तो होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, मैं कंपेयर करता हूँ, हार्वेस्ट स्पेक्टर भी कंपेयर करते हैं, साइम भी कंपेयर करते हैं जी, एक और स्टूडेंट, गुड। अच्छा नेक्स्ट जी, कितने और नहीं करते, एन लिख दें, जाने दें यार, किया करें। अच्छा अगली एंट्री वही टी इन्वेंट्री डेबिट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। गलती कैसे पता चलेगी? अच्छा जी, यार लैंड का सरप्लस पड़ा हुआ है, सरप्लस, सरप्लस पड़ा हुआ है 8500 का, और अब लैंड पे लॉस आ गया है। लैंड पे लॉस आया 50,000 पर लैंड। तो 50,000 कहाँ से लॉस आया वो देख ले मेरी, रिवैल्यूएशन की वर्किंग भी कर सकते थे जैसे क्लास में होती थी। अच्छा 700 पे लैंड चली गई है, तो 50 का लॉस आ गया, लेकिन पहले से लाख का सरप्लस पड़ा हुआ है, ये देख लें।
हर एक पे लाख का सरप्लस पड़ा हुआ है। अब 50 का लॉस आ गया, तो लॉस पीएनएल में जाएगा या सरप्लस को डेबिट होगा? पहले आरएस खत्म करेंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं यार। हाँ सरप्लस ओके ओके सर, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म करेंगे। अच्छा जी, और यार पीएनएल में नहीं जाएगा, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म करेंगे। लॉस ही इतना नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा यार, लैंड की आप लोग पर एकड़ या टोटल टोटल कुछ कर भी सकते थे। लैंड का आप सारा डाटा लिख के, लैंड अमाउंट, मिसाल के तौर पे जब बाय की है, परचेज की है, पता नहीं कितने की थी, 650 की थी और 750 की हो गई मार्केट वैल्यू। रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया बैलेंसिंग, सो फिर अगले साल मार्केट वैल्यू हो गई, डेप्रिशिएट तो होती नहीं, 700 की। अब ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है 100 का, तो ये 50 उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाना था, तो सरप्लस रह जाना था 50 का। इस तरह की वर्किंग को किसी ने ट्राई की थी? यार ये पंगे लेने से बाज नहीं आ रहे लोग, तो मैं ये जरा सेटिंग्स कर लूं फिर। डिसेबल एनोटेशंस कर दें पहले तो, और फिर उसके बाद इनका जो लिखा हुआ है वो रिमूव कर दें। क्लियर, वो भाई क्लियर करना है, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ओके। चलें जी, इस तरह की वर्किंग किसी ने नहीं की थी, कोई हामी नहीं भरा। आखिरी चीज रहेगी जी, यार ये तो पूरा घंटा इसी पे लग गया, सोना नहीं। हिम्मत है यार आप लोगों की, सुबह के उठाया हुआ है आप लोगों ने। अच्छा आगे चलें जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री भाई, डेप्रिसिएशन की एंट्री। अच्छा आपको मैंने बताया था कि एग्रीकल्चरल, इसको ना क्या कहते हैं, बियर प्लांट को डेप्रिशिएट तब से करते हैं जब से ये मेच्योर हो जाए। तो सवाल बता रहा है कि इसने मेच्योर हुआ है मार्च 2022 में, तो इसका मतलब है पिछले सालों में इसको डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं। तो अब इसको जो है वो डेप्रिशिएट मार्च 2022 से ऑनवर्ड किया जाएगा। हमने पढ़ा था इसको तब से डेप्रिशिएट करते हैं जब से ये मेच्योर हो जाए। यानी अगर कोई कौ है तो वो इस काबिल हो जाए कि बच्चे दे, तब से उसको डेप्रिशिएट करें। कौ कहाँ, कौ तो डेप्रिशिएट करते ही नहीं, सॉरी। तो अगर कोई ऐसा एसेट है, मिसाल के तौर पे कोई प्लांट है, दरख्त है, अगर वो बड़ा हो रहा है तो उसको तब से डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तब से वो मेच्योर हो जाए। हाँ लेकिन कोई ऐसा बियर, जो कोई ऐसा एनिमल जो कि जिसकी फेयर वैल्यू मैयर ही नहीं हो सकती और बाहर के मुल्क से मंगवाया, उसको शायद हमने कहा था, मेरे ख्याल से कॉस्ट पे रखेंगे। तो बहरहाल डेप्रिसिएशन जो है वो मोहतरम याद रखिएगा, जब से वो मेच्योर होता है तब से की जाती है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल स्टार्ट्स इन मार्च 2022, इसका मतलब है मार्च से आगे डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। यूजफुल लाइफ इज 20 साल एंड द रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। अब जरा कॉस्ट कूस पकड़े इसकी। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नॉट 1250, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें सवाल में अवेलेबल है, वो हमने मेहनत करके निकाल ली भी है ऑलरेडी। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी गई, ये जी इसकी कॉस्ट है 9,000, ये हमने कॉस्ट ऑलरेडी निकाली हुई है। 9,000 की कॉस्ट को हमने पकड़ा, 9,000 की कॉस्ट को पकड़ के हमने इसमें से 10,000 जो है वो माइनस किया। माइनस करने के बाद हमने इसको 10,000 को 15 एकड़ से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये 9,000 ऑलरेडी 15 एकड़ का था। देखें इधर, 9,000 ऑलरेडी 15 एकड़ का था। किधर 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 है ओ भाई, किधर है? हाँ ये पहले ही 15 से मल्टीप्लाई किया था, तो 9,000 जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी 15 एकड़ की थी, तो 15 एकड़ की कॉस्ट आ रही है 9,000। अब मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, ये 15 रेड, पकड़ा नहीं जा रहा भाईजान, रेड सॉरी। ये 15 एकड़ की रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लाइफ कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय मार्च से लेके दिसंबर तक इसको डेप्रिशिएट कर दिया। अब 31/12/22 पे ये डेप्रिशिएट हो गया, तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बीवी को कंपेयर करते हैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट से जरा। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बीवी को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट 1400 दी हुई थी सवाल में, लेकिन हेक्टर से वो मल्टीप्लाई करनी थी 15 हेक्टर से, तो इसलिए इसका इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा था, तो इसलिए इंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। जान छोड़ दें इस सवाल की, छोड़ दें सी। सर सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, नहीं साइम, किसने कहा है? आगे चलें।
जान छोड़ दें इस सवाल की? चलो कोई लिख ही नहीं रहा, आगे चलते हैं यार, दो तो रह गए हैं पीछे, 5 और 7। यस प्लीज। ओके 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 ओके। लीज तो नहीं मैंने डिस्कस करना, लीज में क्या, लीज में तो कुछ भी नहीं है। एक एक मजे का कॉन्सेप्ट है लीज में। ये जरा मैं लीज को पहले कर लेते हैं। ये जरा मैं IFRS 16 खोल के भी दिखा दूं, IFRS 16 खोल के दिखा दूं। किधर है IFRS 16? ये यार IFRS 16 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अच्छे बच्चों कि यार ये जो आप 14 लोग मौजूद है ना, जबरदस्त शुरू से आखिर तक ये जज्बा चला रहा है मुझे और आपको। घर वाले कहते नहीं रहे सो जाओ, तो भाई क्यों गपशप लगाए, ये फिर ही लोग जागेंगे वरना अभी सो जाएंगे लोग। अम्म, सर शुक्र उठ गए हैं, सोकर उठ गए हैं, ओ तेरी खैर। अच्छा मैं नहीं सोया है सुबह का, ती चल रही है, ओए होए। यार चलो छोड़ो, बातें कर शुरू कर दी हैं। बच्चों का टाइम बड़ा कीमती है, यही ये बड़ा स्लो चल रहा है कंप्यूटर। सोची पे आते बंदा गया। हाँ ये आ गया आ गया आ गया, पेज 444। समोसा चल रहे हैं, वेल गुड। अच्छा अबू बकर सिद्दीक भाई, ये पढ़ें। लेसी में इलेक्ट नॉट टू अप्लाई। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंपल अप्रोच है, ये एक सिंपल अप्रोच है। लेकिन आपको याद है मैंने बताया था इट इज अ चॉइस। किसी को याद है ये चॉइस है? यानी अगर लीज 12 महीने से कम की हो या एसेट लो वैल्यू हो तो आपके पास चॉइस है कि रेंट एक्सपेंस की एंट्रीज कर लें, आपके पास चॉइस है। अगर आप इस सिंपल अप्रोच को लगाना नहीं चाहते तो फिर आपके पास पुराना तरीका लंबा वाला भी अलाउड है। हाँ, चाहे लीज शॉर्ट टर्म है चाहे एसेट लो वैल्यू है, आपके पास पुराना वाला तरीका भी अलाउड है। ये बात किसको याद है? या अब याद आ गई? अच्छा ये देखें, इसमें ना लिखा हुआ है अलेसी मे चूज। अगर आप चाहें तो चूज कि मैं वो नॉर्मल वाली अकाउंटिंग नहीं कर रहा, ये वाली कर लूं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल वाली अकाउंटिंग भी कर लें, कोई मसला ही नहीं। अब जरा सवाल पढ़े। यार वो डिस्कशन तो वैसे आराम से ही होती है, अब ये नहीं कि अब शुरू किया तो 10 मिनट में खत्म हो जानी है। अब सवाल पढ़ें, सवाल में क्या लिखा हुआ है मशीन बी में? मशीन बी में जी लिखा हुआ है लीज कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर, लीज 9 मंथ्स की है, उसमें 3 क्वार्टर आएंगे, तो लीज दिखने में शॉर्ट टर्म थी। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12%। आपने सोचा होगा इंटरेस्ट रेट को इग्नोर कर दें क्योंकि लीज शॉर्ट टर्म है और इसमें रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है। द एंटिटी हैज इलेक्टेड टू रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज। कितने लोगों ने इस लाइन को पढ़ के अप्लाई किया था? अप्लाई किया था तो ए लिख दें, नहीं किया था तो नो लिख दें। तो एंटिटी ने सोचा है कि राइट ऑफ यूज कर दें रिकॉर्ड, इसलिए बड़े नॉर्मल तरीके से आपने काउंटिंग करनी थी। आपने 10,000 के 3 रेंटल पकड़ने थे और 10,000 के 3 रेंटल पकड़ के इनको आपने डिस्काउंट कर देना था। ये जी बिल्कुल आसान सी चीज। 3 रेंटल तो दो, अच्छा हाँ रेंटल तो 3 ही थे, लेकिन हमारे डेटे में सिर्फ 2 रेलिवेंट थे, तो पूरा टेबल मैंने बनाया नहीं हुआ, 2 रेंटल पकड़े हुए हैं। तो बस ये था। और ये एंट्रीज मैंने वैसे क्लास में अलग अलग करवाई थी, लीज मशीन डेबिट यानी राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये IDC की एंट्री थी, बाकी एंट्रीज तो आसान थी। ओके नेक्स्ट।
बाकी मशीन ए, असल में इसमें ना सब में ईयर एंड हमने कुछ डिफरेंट सा रखा हुआ था। अकाउंटिंग ईयर एंड लीज ईयर एंड डिफरेंट था। लीज टर्म 4 साल थी, सेमी एनुअल रेंटल थे। लीज में एक ऑप्शन थी टू एक्सटेंड द लीज टर्म बाय 1.5 साल विद सेमी एनुअल रेंटल ऑफ 2,000 ओनली। अच्छा, अब इसमें यार लिखा नहीं हुआ था लीज टर्म 4 साल है, वैसे आई कैप बताता है लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ था। लीज टर्म 4 साल है विद सेमी एनुअल रेंटल ऑफ 50,000 पेएबल इन एरियर्स। इसका मतलब है कितनी किस्तें बनेंगी 50,000 की 4 साल में? 50,000 की 4 साल में कितनी किस्तें बनेंगी? 8। द लीज कंटेन एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म बाय 1.5 साल विद सेमी एनुअल रेंटल ऑफ 2,000 ओनली। ये ऑफर आपको अच्छी लग रही है? 50,000 का रेंटल दें और बाद में 2,000 का रेंटल दें, यानी हर हर 6 महीने का रेंटल 50,000 है और फिर बाद में 2,000 है। तो इसमें ना अगर कुछ ऐसा डेटा हो तो हम बंदा ये भी डिसीजन ले सकता है, assumption ले सकता है कि यार 2,000 का रेंटल बहुत लेस है एज कम्पेयर टू 50,000, इसलिए हम लीज को एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन आईकेप ना आजकल सवाल में बता रहा है द लेसी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लीज, इसलिए इसमें ऑफर बड़ी अच्छी थी तो मैंने लीज को एक्सटेंड कर दिया था। तो 50,000 की 8 पेमेंट्स हो गई और 2,000 की 3 पेमेंट्स हो गई। नेक्स्ट उसमें आगे चलता हूं मैं। इंटरेस्ट रेट इज इतने, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5.5 years एस्टिमेटेड एट 6,000। उसने जीआरवी भी 5.5 years के एंड पे दी है। ठीक है, आप सही कह रहे हो। 5.5 years एस्टिमेटेड एट ₹6,000 आउट ऑफ विच लेसी हैज गारंटेड 2,200, जिसमें से लेसी ने गारंटी की है 2,200। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा कितना है कि रेजिडुअल वैल्यू मशीन की कितनी होगी? 6,000। आप बता दें ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, रेजिडुअल वैल्यू मशीन की हमारा अंदाजा है कि 6,000 होगी और लेसी ने गारंटी कर दी है 2,200। आप बताएं लीज्ड एसेट अंदाजन कितने का बिक जाएगा एंड पे? लीज्ड एसेट अंदाजन कितने का बिक जाएगा एंड पे? 6,000 का। अब लेसी ने कितनी गारंटी कर दी? 2,200। अब क्या गारंटी उसको पे करनी पड़ेगी या ऑलरेडी महंगा बिक जाएगा? बताएं बताएं, ऑलरेडी क्या होगा? ऑलरेडी महंगा बिक जाएगा। तो जब ऑलरेडी महंगा बिक जाएगा तो क्या होगा? ऑलरेडी महंगा बिकने की वजह से हम रेजिडुअल वैल्यू को जीआरवी को बोलें कितना लेंगे? 0। हम जीआरवी को 0 लेंगे। ओके, नेक्स्ट जी। बस बाकी तो आईडीसी थी, ये आसान थी। अच्छा, आपको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज भी दिया हुआ था और लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी दिया हुआ था। कौन सा यूज किया था आपने, 10.9 या 12? भाई अगर सवाल में बिल्कुल सही है, सही सही जवाब दे रहे हैं आप लोग सारे। अगर सवाल में वो लिख देना कि इम्प्लिसिट रेट आपको पता नहीं है तो फिर आपने लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करना है, वरना आपने इम्प्लिसिट रेट ही यूज करना है। ओके, आखिरी लीज है जी। इसमें तो असल में वो मिसिंग थी, रेंटल मिसिंग थे। तो रेंटल मिसिंग के लिए फॉर्मूला क्या लगाना था? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर वर्किंग 0। एक्सीलेंट हरवे स्पेक्टर, यार प्लीज आप मेरे से मिलिएगा। कमाल कमाल बात करते हैं आप, मुझे भी क्लास वाली बातें याद करा देते हैं। ओके, ये हरवे स्पेक्टर कौन है यार? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। ये अगर क्लास में नहीं बताना तो मुझे क्लास के बाद आके जरूर बताइए कौन है। ओके, ये फॉर्मूला लगाना था। अब जरा मुझे बता दें फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 9,00,000। लीज टर्म इज 15 साल विद एनुअल रेंटल पेड इन एरियर्स। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर इज 10,000 एंड लेसी हैज रीइंबर्स्ड 20,000। अब जरा मुझे बताओ अगर लेसी उसमें से 20% दे देता है तो व्हाट इज द आईडीसी ऑफ लेसर? उसको उसको कितनी पड़ी? वो लोगों को ये बताता फिरेगा कि मैंने 10,000 की आईडीसी दी, या ये बताता फिरेगा मैंने तो सिर्फ 8,000 की दी क्योंकि लेसी ने बाकी दी थी? एक्सेलेंट। तो लेसर की आईडीसी आपने लेनी थी 8,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 13% एंड जीआरवी एंड यूजीआरवी एट द एंड ऑफ लीज इज 30,000 और 50,000। रेंटल वगैरह इधर लिख लेने थे, जीआरवी भी इधर लिख लेनी थी और यूजीआरवी आपने इधर लिख लेनी थी। इस तरह आपने ये सब कुछ निकाल लेना था। ये देख लें यार, ये तो मार्क्स गिविंग क्वेश्चन था वैसे।
फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर, और ये रेंटल हो गए 15, ये जीआरवी हो गई, एलपी का पार्ट बनती है जीआरवी, और ये यूजीआरवी हो गई। रेंटल्स निकालने के बाद अब आपने लेसी का सवाल शुरू करना था। जब आपने लेसी का सवाल शुरू करना था ना, तो भाईजान लेसी का सवाल शुरू करते हुए ना आपने दो बातों का ध्यान रखना था। यार ये मेरे लैपटॉप की चार्जिंग, एक मिनट। ये एक में इसमें अब आपने जो है वो, एक मिनट में चार्जिंग। अच्छा, अब जब आपने लेसी का सवाल शुरू करना था ना, तो लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू तो इग्नोर करनी होती है, फारग होगी। लीज टर्म 15 साल लेनी थी, किराया एरियर में लेना था। लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए आईडीसी आपने 2000 लेनी थी। वो तो फॉर्मूले के अंदर आपने जो है वो 8000 इसलिए ली थी कि आपने रेंटल निकालने थे उस वक्त। लेसी के लिए आपने आईडीसी 2000 लेनी थी, लेसी के लिए रेट आपने यही लेना था, रेंटल आपने निकाल लिए थे। यार ये जब लेसी के लिए इस तरह का डेटा हो ना, तो लेसी के लिए इस तरह के डेटे को पता है आपने कैसे पढ़ना है? जीआरवी और यूजीआरवी ना मिला के आपने एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऐसे निकालनी कि लेसी के ख्याल में 80,000 मिल जाएगा एंड पे। अब और तो कुछ दिया नहीं हुआ कि एस्टिमेटेड एट इतने, तो 80,000 मिल जाएगा। 80,000 में से 30,000 की गारंटी हो रही है, तो इसका मतलब है लेसी के सवाल में अगर कभी जीआरवी यूजीआरवी दे दे, तो वो सिर्फ इसलिए आपने देखनी है कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एंड पे कितनी है। तो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, लेसी का ख्याल है कि एंड के ऊपर, अब लेसी का ख्याल है, सवाल का डेटा ही बस ये है, लेसी का ख्याल है कि एंड के ऊपर 80,000 मिलेगा। अब 80,000 जो मिलेगा उसमें से उसने 30 गारंटी कर दी है, तो इसका मतलब है इसको अल्लाह का शुक्र है कुछ और पे नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से लेसी की जीआरवी 0 लेनी थी। तो ये जरा अजीब तरीके से डेटा दिया हुआ था। जीआरवी यूजीआरवी को जमा करके टोटल रेजिडुअल वैल्यू आ गई, और तो कोई डेटा था नहीं ना कि एंड पे एसेट कितने का होगा। तो एंड पे एसेट 80,000 का होगा, 80,000 में से 30,000 की उसने गारंटी कर दी थी, तो इसका मतलब है अब उससे कोई अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो वो सोचेगा कि 80,000 है, गारंटी करेगा 30,000, तो इसका मतलब है नथिंग नीड्स टू बी पेड, इसलिए इसकी जीआरवी 0 लेनी थी। अब ये काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं सवाल में, कोई कदों का आगे पीछे भी होते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। बस डिस्कशन से ये होता है फायदा, जरा चीजें बंदा सीख लेता है और कोई हल्की फुल्की रिवाइज हो जाती हैं। इसलिए जब हमने देखें लेसी का सवाल शुरू किया है, तो लेसी के सवाल में तो हमने लुट्टी मचा दी है। लेसी के सवाल में हमने कोई जीआरवी नहीं ली, हमने रेंटल वेंटल नहीं है। और लेसी का सवाल सॉल्व करते हुए आईडीसी हमने 2000 ली है, और बाकी सवाल नॉर्मल तरीके से चला है। और कोई है? हम ओके। पीटीसीएल का ओनर आया हुआ है यार आज। अल्लाह अकबर, ये इतनी दूर तक बात पहुंच गई है, पीटीसीएल के ओनर्स मीटिंग में आने लगे हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल हमारा। जी साइम भाई। अच्छा। हम्म। Draft financial statement of Cuba Limited for the year ended show the following. While reviewing the draft financial statement, following matters have been noted. On 1 April 2019, Cuba Limited acquired some technical know-how which will completely change the way its manufacturing process operates. The following costs have been incurred. Original cost of technical know-how, legal costs incurred as a part of acquisition, acquired some technical know-how, टेक्निकल नो हो एक्वायर की है। जी हेरवेस फैक्टर, बिल्कुल मुझे लगता है आप साथ साथ वो भी कर रहे हैं। एक मिनट यार, कोई बटन प्रेस हुआ हुआ है।
जिसकी वजह से मैं आप लोगों की चैट नहीं देख पा रहा। ओके, which completely change the manufacturing process. Original cost of technical know-how, legal cost incurred, manufacturer supervisor time to install new process, staff training or testing new manufacturing process. The new manufacturing process was available for use on Jakam July, acquire किया था Jakam April को. It was believed that the new process would be of benefit for next 4 years. उसके बाद इसको replace कर दिया जाएगा. Although operations of new manufacturing process during its first 6 months went well. अल्हम्दुलिल्लाह पहले 6 महीने इसने अच्छा काम करके दिया नए प्रोसेस ने. A breakthrough in development of improved technology by a competitor. एक competitor आ गया जिसकी वजह से हमें साल के एंड पे इसे इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना पड़ा, जिसमें फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल उसने खुद दे दी है इसकी, अल्लाह का शुक्र है. और इसे कंपेयर किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोस. ये क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोस? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोस, फ्यूचर में जो कैश फ्लो आए हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू. एनपीवी तो यार ये पीटीसीएल का ऑनर कोई और सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा? मैंने तो क्लास में एनपीवी का लफ्ज कभी नहीं यूज किया. एक्सेलेंट हार्वेस्ट फैक्टर, वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन यूज जो है वो फ्यूचर कैश फ्लोस की जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो हम उसको कहते हैं वैल्यू इन यूज. एनपीवी किस क्लास में लफ्ज पढ़े हैं आप लोग, किस सब्जेक्ट में? कॉस्ट में. प्लीज ये लफ्ज ना यहाँ यूज करें, यहाँ वैल्यू इन यूज लफ्ज यूज होता है. द अकाउंटेंट है, इसको मैं क्यों काट रहा हूं, इसको मैं क्यों काट रहा हूं? ये रॉन्ग एंट्री है. पहले जरा मुझे पता तो चल जाए ओरिजिनल एंट्री क्या बननी है. ओके अच्छा जी, अब मोहतरम स्टार्ट से शुरू करें. ये बताएं इंटेंजिबल परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? परचेज्ड है. ये एक टेक्निकल नॉलेज हमने बाय किया. नो हो मींस टेक्निकल नॉलेज हमने बाय किया है. टेक्निकल नॉलेज बाय करने की मेन कॉस्ट 1,80,000 आई है जिससे हमने नॉलेज बाय किया है. नहीं मोहम्मद साइम, ये कोई इंटरनली डेवलप्ड चीज नहीं है कि इसको हम रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग करें. साइम रिसर्च और डेवलपमेंट में तब चीजों को अलग अलग किया जाता है जब इंटरनली जनरेट हो रही हों. ये इंटरनली जनरेट नहीं हो रही, ये एक्वायर हो रही है, ये बनी बनाई खरीदी जा रही है. इसलिए इसमें ऐसी बातें ना करो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैरास खोल खोल के आप पेपर के अंदर लगे हो. साइम बात क्लियर हो गई या और तकरीर जारी रखूं? रिसर्च टाइप चीज है जो परचेज हुई है. नहीं यार रिसर्च टाइप चीज ना कहो. टेक्निकल नो हो से आपको थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग आ सकती है, बट टेक्निकल नॉलेज इसको कह दो. टेक्निकल नो हो से मुराद है टेक्निकल नॉलेज एक बाय की है विच विल कंप्लीटली चेंज इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा जमीन आसमान का बदल जाएगा. एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज अवेलेबल, और ये हमने 2-3 महीने में ऑपरेटिव भी कर दिया. तो ये कोई ऐसी अलावला की चीज नहीं है जिसको आप रिसर्च कह दो. ये प्रॉपर आपका इंटेंजिबल है. परचेज चीजें हमेशा इंटेंजिबल होती हैं. ओके साइम. अच्छा, ये मेन कॉस्ट है जिस जो आपने परचेज की है, इसको कैपिटलाइज करेंगे. लीगल कॉस्ट जाहिर बात है इसको भी कैपिटलाइज करेंगे. यार मैन्युफैक्चरर सुपरवाइजर टाइम अगर लिखा होता ना कि सुपरवाइजर का एक्स्ट्रा टाइम लगे और उसको उसकी एक्स्ट्रा तनख्वाह दी है फिर और बात होती. अभी इसको एक्सपेंस में डालना बेहतर है क्योंकि इसको तनख्वाह देनी ही देनी थी अगर वो न्यू प्रोसेस इंस्टॉल करता या ना करता. स्टाफ ट्रेनिंग हमेशा एक्सपेंस में जाती है. टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी. तो अब 180 जमा 13 जमा 4.8 कितने है सोल्यूशन? ना ना भाई माइक ऑन ना करे. 180 जमा 4 जमा 4.8 188.8 का कैपिटलाइज होगा. अच्छा यार ये सारी डिटेलें लिख के पेपर में जरूरी नहीं है ऐसा करना. ये किसी ने माइक ऑन करने की कोशिश की थी. ओके अच्छा, इसके बाद ये कैपिटलाइज हो गई. जब ये कैपिटलाइज हो जाएंगी तो अगला काम हमने क्या करना है जी? अगला काम हमने ये करना है अब कि इसको अमोर्टाइज कब से करना है? यकम जुलाई से या यकम अप्रैल से? वो बोलो किधर चले गए सारे.
यकम जुलाई से, बिल्कुल, जब से अवेलेबल फॉर यूज है। ओहो, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम यकम जुलाई, इट वाज बिलीव्ड दैट न्यू प्रोसेस, ठीक है। अच्छा आगे चलें। दो चीजें एक्सपेंस में जानी थी, मैन्युफैक्चरर सुपरवाइजर टाइम एक्सपेंस में जाना था, और स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो एक्सपेंस में जाना था। अब मुझे बता दें, IS 16 और IS 38 दोनों क्या कहते हैं कि इंटेंजिबल को कब से अमोर्टाइज करें, जब से अवेलेबल फॉर यूज हो। तो अवेलेबल फॉर यूज यकम जुलाई 19 से है, इसलिए हम तब से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। ओके नेक्स्ट, सऊदी हबीबी भी आ गया है। ये मेरे ख्याल से PTCL ओनर ने ही रीनेम किया होगा अपने आप को। यार 14 के 14 बच्चे ही हैं, वो 16 हो गए हैं, पता नहीं अब ये एंड पे क्या करने आए हैं बच्चे। चले चले बैठे रहे, बीच में डिस्कशन के ज्वाइन करने का वैसे मजा नहीं आता, लेकिन ठीक है, लेट्स एंजॉय। अब जी मुझे बता दें, ये सारी कॉस्ट होनी थी कैपिटलाइज, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, ये सारी होनी थी कैपिटलाइज, भाई इन बातों का टाइम नहीं है, ये सारी होनी थी एक्सपेंस आउट। अच्छा, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे लाइफ से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से, ताकि अमोर्टाइजेशन निकल आए। इम्पेयरमेंट की एंट्री में क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट में कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन करके बीवी निकाल लेंगे, और इन दोनों में से हायर से कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लेंगे। अब 3 एंट्रीज बन गई। एंट्रीज आपके समझने के लिए मैंने सोल्यूशन में की हुई है, वरना एंट्रीज करना मकसूद नहीं था। इनटेंजिबल कैपिटलाइज होगा 188.8 से, वो जो 3 चीजें हमने जमा की हैं, फिर एक्सपेंस में जाएगा 16.2, अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी 23.6, और इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा। ये 4 एंट्रीज हो गई ओरिजिनल। अब सवाल क्या कह रहा, सवाल कह रहा कि हमारे अकाउंटेंट ने कैपिटलाइज कर दिया है 2,05,000 सारे को, और उसने कोई अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं की। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि उसने सिर्फ एक रॉन्ग एंट्री की है। अब यार इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, क्लास में डिस्कशन होगी भी है, क्लास में ये डेट नीड्स टू बी डिस्कस, होगी भी है, होगी भी है डिस्कशन जी। साइम कंफर्म कर रहा है हरवे स्पेक्टर, ठीक है, वो अब आपने अप्रोच लगा देनी है, वो आपको पता है सारी, कि अब इसको इसको फेस पे कैसे लेके जाना है। इंशाल्लाह इस तरह की और भी चीजें आएंगी आने वाले दिनों में। तो ये वाली सारी जो डिस्कशन है इंटेंजिबल्स की, ये क्या क्या किया हमने, ये वाली डिस्कशन क्लास में होगी भी है। इनका इफेक्ट प्रॉफिट्स पे कैसे पड़ता है। अच्छा चलो यार, अब इंशाल्लाह मैं 5 मिनट का टारगेट रखता हूँ, खत्म करें। इन मार्च 2019 द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन सेल्स थ्रू इट्स वेबसाइट्स। ऑनलाइन सेल्स थ्रू इट्स वेबसाइट, जरा सोच के बताएं, ये वेबसाइट रेवेन्यू जनरेट करके देगी, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है? वेबसाइट रेवेन्यू जनरेट करके देगी या एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए? यस से तो मुझे पता नहीं चल रहा क्या मतलब है। इसलिए इसको कैपिटलाइज करेंगे। अगर खाली एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए होती तो उसको एक्सपेंस में डालते। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर वेबसाइट ड्यूरिंग द ईयर वाज फॉलो। फिजिबिलिटी स्टडी, यार अब ये तो SSC 32 खोलना पड़ेगा। ओहो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। SSC 32 को लेके आते हैं IS 38 की तरह। चलो भाई IS 38 नीचे चलो। ये IS 38 आ गया। IS 38, अच्छा जीब्रा वाला स्टॉल खुला हुआ है। ये भी कमाल सवाल था वैसे। जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग है, करीब से देखें आप तो। स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग्स। अच्छा मोहतरम, आप सीधे सीधे मार्क्स से स्टैंडर्ड खोल के फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी ढूंढे जी। ये एट एक्सपेंस में गई, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड परचेजिंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग एंड परचेजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वेबसाइट। ओहो, सऊदी अभी भी नहीं, गलत कह रहे हो आप। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग इंफॉर्मेशन, यार ये प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये देखें, क्रिएटिंग परचेजिंग एंड प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये तो डेवलपमेंट वाली चीज है, ये कैपिटलाइज होगी। नेक्स्ट। अच्छा अब साथ साथ ना लिखते रहो, ये एक्सपेंस में चला जाना है, ये कैपिटलाइज होना है।
ऑनलाइन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 4500। बिल्कुल, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट ही कैपिटलाइज लग रहा है। एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को आपने पेमेंट की ऑनलाइन सिस्टम के लिए, ये तो मेन चीज है जो आप डेवलप कर रहे हैं, ऑनलाइन लिंकिंग। आईटी पर्सोनल व ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस में जाएगी और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी एक्सपेंस में जाएगी। तो कैपिटलाइज कितना होगा भाई? कैपिटलाइज सिर्फ 0.2 और 3 होगा, इसके अलावा और कुछ कैपिटलाइज नहीं होगा। अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया। ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट एडजस्टमेंट 2। 0.1 तो एक्सपेंस में जाएगा ना भाई। सऊदी भी ना करो, फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ो, फिजिबिलिटी प्लानिंग का पार्ट है। ये देखो, फिजिबिलिटी स्टडी प्लानिंग का पार्ट है, ये रिसर्च टाइप चीज है। अच्छा, अकाउंटेंट ने क्या किया है? ऑल कॉस्ट इनकर्ड एक्सेप्ट एडजस्टमेंट 2 वर एक्सपेंस्ड बाय अकाउंटेंट। जरा रुक जाएं। ऑल वर एक्सपेंस्ड दिखने में लग रहा है सारी एक्सपेंस की हैं। ऑल वर एक्सपेंस्ड एक्सेप्ट एडजस्टमेंट 2 उसने कैपिटलाइज कर दी। अब ना मजे से देखें, पहली हमने एक्सपेंस में डालनी है, उसने भी एक्सपेंस में डाल दी। चलो यार, इसकी टेंशन तो खत्म हुई, इधर कोई रॉन्ग एंट्री नहीं हुई, इससे प्रॉफिट्स हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी में मसला है, नहीं दूसरी भी सही है, उसने भी कैपिटलाइज की, हम भी कैपिटलाइज करना चाहते थे, दूसरी की भी टेंशन न लें। तीसरी उसने एक्सपेंस में डाल दी, हमने कैपिटलाइज की। भाई 1 रॉन्ग की क्या मतलब? हाँ 1.3 वाली ठीक है। और चौथी में उसने भी एक्सपेंस में डाला, हमने भी एक्सपेंस में डालना था, इसको फारिग कर दे। बस एक चीज बच गई, जिसको आपने डालना था कैपिटलाइज करना था, उसने एक्सपेंस कर दिया। अब एक्सपेंस क्रेडिट करके एसेट डेबिट यानी वेबसाइट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। इसको देखते हैं प्रॉफिट्स में पोस्ट हुई भी है। वेबसाइट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कमाल हो गया, सही है। मजा आया। एम भी नहीं लिख के भेज रहे, चलें ठीक है, मर्जी है भाई। एन एन का क्या मतलब है? अच्छा, बहुत मजा आया, चलें। Point 3. In previous year, Cuba Limited had traded only with Pak suppliers. Cuba Limited ने सिर्फ पाकिस्तान के suppliers से trade किया है. However, in November, Cuba began importing goods from USA. The goods were received on 23 November, and the purchase of 3 lakh was correctly processed. At the year end, the invoice was unpaid. Invoice अभी तक pay नहीं हुई. And IS-21 यार ये तो पता ही है, हर इंस्पेक्टर सबको जान दे यार, नीचे डॉलर रेट दिए हुए हैं। अच्छा, एट द ईयर एंड द इनवॉइस वाज अनपेड एंड द गुड्स वर स्टिल इन इन्वेंट्री, और गुड्स अभी तक इन्वेंट्री में पड़ी हैं। क्यूबा वैल्यूड दिस इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, इनवॉइस भी अनपेड है और चीजें भी अभी तक अनसोल्ड हैं। क्यूबा वैल्यूड दिस इन्वेंट्री यूजिंग द स्पॉट रेट। हर इंस्पेक्टर बंदे का नाम है यार, पता नहीं कौन है वो। क्यूबा किसी नाम से आता है ये। अच्छा, क्यूबा वैल्यूड दिस इन्वेंट्री यूजिंग द स्पॉट रेट एट 31 दिसंबर 2019 एंड इंक्लूडेड क्यूबा वैल्यूड दिस इन्वेंट्री यूजिंग द स्पॉट रेट एट 31 दिसंबर 19। भाई इस लाइन में कोई गलती मिली आपको? कोई गलती मिली इस लाइन में? क्यूबा वैल्यूड दिस इन्वेंट्री यूजिंग स्पॉट रेट एट 31 दिसंबर 19, क्या गलती मिली है इंस्पेक्टर? क्या गलती मिली भाई? हाँ, ट्रांसलेट नहीं करना भाईजान, ये मॉनेटरी आइटम जो इन्वेंट्री है, ये मॉनेटरी आइटम नहीं है, यह नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो इसको ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारते। उसने इन्वेंट्री को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार दिया है और पेबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारा। पुठा काम कर दिया, पुठा काम कर दिया। अब क्या करें हम?
पहली एंट्री तो सही हुई है ना, पहली एंट्री का उसने जिक्र ही नहीं किया। ओरिजिनल एंट्रीज में करता हूँ, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, और अगली एंट्री पेबल को छेड़ना चाहिए, लेकिन गलती रॉन्ग एंट्रीज में पहली एंट्री तो सही होगी क्योंकि उसके बारे में उसने कोई मसला नहीं बताया। ईयर एंड वाली एंट्री बजाय के पेबल को छेड़ता, उसने इन्वेंट्री को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार दिया, यानी इन्वेंट्री 165 पे पड़ी थी, उसने 172 पे ले आया, तो ये उसने मसला किया। अच्छा, इस सवाल में एक और मसला था कि पहले दिन का ना रेट मिसिंग था, पहले दिन का रेट मिसिंग था, तो रेट आप जो है वो निकाल सकते थे कि एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट नहीं 23 नवंबर 2019 का, अच्छा गिवन था, ठीक है गिवन था रेट, हाँ यूएस डॉलर में मिसिंग था, यूएस डॉलर में मिसिंग था। सर ये कौन सा सऊदी बीबी, ये पेज 4 पे है, काफी देर में आपने पूछा। असल में ना यूएस डॉलर यहाँ मिसिंग थे, तो अच्छा अब ये जो डाटा दिया हुआ था यूएस डॉलर यहाँ मिसिंग थे, तो हम यूएस डॉलर कैसे निकाल सकते हैं? पहली ट्रांजैक्शन में ना यूएस डॉलर ही मिसिंग थे कि कितने डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई है, तो यूएस डॉलर हम कैसे निकाल सकते हैं? रुपीस 3 लाख की चीज है, हाँ 3 लाख को डिवाइड करते हैं हम 165 पे, तो फिर पता चल जाता। असल में होता क्या है, होता ये है कि मिसाल के तौर पे आप $4 की चीज खरीदते हैं, $4 को मल्टीप्लाई कर दें, 200 रुपए का डॉलर है, तो $4 की आप चीज खरीदें बाजार से जाके, 200 रुपए का डॉलर है, तो वो चीज पाक रुपीज में बनी 800 की। अब ये 800 टाइप चीज इधर दी हुई थी, अब अगर मैं 800 गिवन हो और ये भी गिवन हो कि $1 200 का है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 800 और 200 को आपस में डिवाइड करूंगा, 800 डिवाइड बाय 200, फिर करके देखूंगा तो डॉलर निकल आएंगे। तो ये डॉलर इसमें मिसिंग थे, डॉलर कितने लोगों ने निकाल लिए थे कि परचेज के टाइम पे कितने डॉलर की चीज खरीदी है, परचेज के टाइम पे कितने डॉलर की चीज खरीदी है, निकाल लिए थे। ओके, 1818 डॉलर की चीज खरीदी है। ओके, ठीक है जी, इट्स ओवर, खत्म हुई डिस्कशन।